अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ड्रग डिस्कवरी पे। तो क्या आपको पता है कि एक सिंगल मेडिसिन को मार्केट में आने के लिए तकरीबन 10 से 15 साल लगते हैं और मजे की बात यह है कि 10,000 मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल कामयाब होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो बिलियन डॉलर जर्नी क्या है जो एक रिसर्च लैब से शुरू होती है और आके आपके मेडिकल स्टोर पे खत्म होती है। लेट्स डाइव इनटू ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस आखिर है क्या? सिंपल अल्फाज में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक ऐसा केमिकल कंपाउंड ढूंढते हैं जो किसी बीमारी को खत्म या कंट्रोल कर सके। ये प्रोसेस शुरू होता है एक बायोलॉजिकल टारगेट से, यानी वो प्रोटीन या सेल जो बीमारी फैला रहा है, या फिर किसी ऐसे मॉलिक्यूल से जिसकी एक्टिविटी इंटरेस्टिंग हो। इस सफर में आइडेंटिफिकेशन, सिंथेसिस और स्क्रीनिंग जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेजेस आते हैं और ये सब कुछ सस्ता नहीं होता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की वजह से इसकी एवरेज कॉस्ट $800 मिलियन से $1.9 बिलियन तक जा सकती है और टाइम तकरीबन 10 से 15 साल। अब बात करते हैं उन स्टेप्स की जिनसे गुजरकर एक मेडिसिन या एक ड्रग बनती है। इसे हम ड्रग डिस्कवरी पाइपलाइन कहते हैं। सबसे पहले आता है टारगेट आइडेंटिफिकेशन, यानी उस प्रोटीन को पहचानना जिससे हमने अटैक करना है या जो हमारा टारगेट है। फिर होता है टारगेट वैलिडेशन, जहां हम कंफर्म करते हैं कि क्या वाकई इस टारगेट को हिट करने से बीमारी ठीक होगी। इसके बाद शुरू होती है लीड डिस्कवरी। हम हजारों कंपाउंड चेक करते हैं कि कौन सा इस टारगेट पे फिट बैठता है। जब लीड मिल जाती है तो लीड ऑप्टिमाइजेशन के जरिए उसे बेहतर और सेफ बनाया जाता है। फिर शुरू होता है रियल टेस्ट, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट जिसे हम लैब में टेस्टिंग करना कहते हैं, क्लिनिकल डेवलपमेंट जिसे हम ह्यूमंस पर टेस्टिंग करते हैं। आखिरी स्टेप है मार्केट ऑथराइजेशन, यानी गवर्नमेंट से इजाजत मिलना ताकि दवाई फार्मास्यूटिकल्स तक पहुंच सके। इनमें से हर स्टेप की अपनी एक साइंस है। चलें पहले स्टेप यानी टारगेट आइडेंटिफिकेशन को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। आसान अल्फाज में समझें तो ड्रग टारगेट हमारे जिस्म में वो खास जगह है जहां दवाई जाकर या ड्रग जाकर लगती है और अपना असर दिखाती है। इसे आप एक लॉक एंड की मिसाल से समझ सकते हैं। टारगेट वो ताला है जिसे दवाई की चाबी ने खोलना है। इस टारगेट में कुछ खास बातें हैं। ये अक्सर एक प्रोटीन होता है। इसमें स्पेशल साइट्स होती हैं जहां ड्रग फिट बैठ सके। जब ड्रग इससे बाइंड होती है तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है, अक्सर रिवर्सिबल होता है। इसी स्ट्रक्चर चेंज की वजह से हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आते हैं, यानी बीमारी ठीक होना शुरू होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो स्मॉल मॉलिक्यूल जो इस टारगेट से बाइंड होकर असर दिखाए उसे ही हम ड्रग कहते हैं। टारगेट तो मिल गया, लेकिन क्या वो टारगेट सही है? इसे कंफर्म करने के प्रोसेस को हम कहते हैं टारगेट वैलिडेशन। ये ड्रग डिस्कवरी का सबसे बेसिक और इनिशियल स्टेप है, क्योंकि अगर टारगेट गलत हुआ तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। इस वैलिडेशन प्रोसेस के टोटल 6 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम उस बायोमॉलिक्यूल को फाइनलाइज करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। फिर हम एवेलुएट करते हैं कि क्या इसमें एक टारगेट बनने का पोटेंशियल है। इसके लिए ये एक बायो एसिड डिजाइन किया जाता है ताकि हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मेजर कर सकें। फिर हम हाई थ्रूपुट स्क्रीन्स सेटअप करते हैं, यानी एक साथ हजारों मॉलिक्यूल को टेस्ट करने का सिस्टम। इन हजारों मॉलिक्यूल में से हम हिट्स ढूंढते हैं जो टारगेट पर असर दिखाएं और आखिर में उन हिट्स को एवेलुएट किया जाता है कि कौन से ड्रग कैंडिडेट बनने के काबिल हैं। टारगेट वैलिडेशन के बाद हमारा अगला मिशन होता है एक लीड ढूंढना। लीड आखिर क्या है? ये वो प्राइमरी केमिकल कंपाउंड है जो किसी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए अच्छे रिजल्ट दिखाता है। यही वो बेस है जिस पर आगे जाकर एक नई ड्रग डेवलप होती है। फेज में हम बहुत सारी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं। इन लाइब्रेरीज में से हजारों कंपाउंड होते हैं, जैसे सिंथेटिक केमिकल्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए या नेचुरल प्रोटीन्स हो गई। इन सबको टारगेट प्रोटीन के साथ एक्सपोज किया जाता है ताकि हम देख सकें कि कौन सा कंपाउंड टारगेट की एक्टिविटी को एफिशिएंटली मॉड्यूलेट या कंट्रोल करता है। जब हमें वो मॉलिक्यूल मिल जाता है जो हमारे टारगेट के साथ इंटरेक्ट करे तो उसे हम लीड का नाम देते हैं। लेकिन बात सिर्फ इंटरेक्शन की नहीं है, हमें यह भी देखना होता है कि ये एनिमल मॉडल में कैसे फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। इससे हमें अंदाजा होता है कि जब ये ड्रग पेशेंट को दी जाएगी तो उसका प्रोफाइल कैसा होगा। लीड डिस्कवरी सिर्फ एक हिट ढूंढना नहीं है, बल्कि ये एक फिल्टरिंग प्रोसेस है। अक्सर हम हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग यूज करते हैं, जहां एक दिन में एआई और रोबोटिक्स की मदद से लाखों कंपाउंड टेस्ट किए जा सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर जिसे हम लीड ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। लीड मॉलिक्यूल तो हमें मिल गया, लेकिन वो अभी रॉ फॉर्म में है। इस स्टेप का मकसद उस कंपाउंड को बेहतर बनाना है ताकि वो एक रियल ड्रग बनने के काबिल हो सके। इस प्रोसेस में हम लीड को केमिकल मॉडिफाई करते हैं, उसके अलग अलग एनालॉग्स बनाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हम मॉलिक्यूल की एफिकेसी या पोटेंसी को इंक्रीज कर सकें। एफिकेसी है असर करने की सलाहियत और पोटेंसी है कितनी कम मिकदार में असर करता है। लेकिन सिर्फ असर काफी नहीं है, हम इस स्टेज पर 3 मेन चीजों को ऑप्टिमाइज करते हैं।
फार्माकोडायनामिक्स के ये ड्रग टारगेट पर कितनी मजबूती से बाइंड होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स जिसमें एडीएमई आ जाते हैं कि हमारा जिस्म इस ड्रग को कैसे अब्जॉर्ब करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और बॉडी से कैसे बाहर निकालता है। फिर आ जाती है टॉक्सिकोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये सेफ है। हम इसके साइड इफेक्ट्स और टॉक्सिक एस्पेक्ट्स को मिनिमाइज करते हैं। अगर सिंपली मैं आपको समझाऊं तो आप समझ सकते हैं कि एक लीड डिस्कवरी एक रफ डायमंड ढूंढना जैसा है और लीड ऑप्टिमाइजेशन उसे कट और पॉलिश करके एक चमकता हुआ हीरा जो कि फाइनल ड्रग बनने का नाम है। इस स्लाइड पर आप एम्फेसिस करें कि ये स्टेज गेट कीपर का काम करती है। अगर यहाँ सेफ्टी क्लियर नहीं हुई फिर प्रोजेक्ट वहीं खत्म हो जाता है। अब हम एंटर हो चुके हैं प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज में। ये वो फेज है जहां हम चेक करते हैं कि क्या ये ड्रग इंसानों के लिए सेफ है या नहीं। इस फेज में कोई भी टेस्ट डायरेक्टली ह्यूमंस पर नहीं होता। इस स्टेज के मेन कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है लार्ज स्केल सिंथेसिस, जिसमें पहले हम लैब में थोड़ी सी ड्रग बनाते थे, लेकिन अब हमें लार्ज स्केल पर ड्रग प्रोड्यूस करना होती है ताकि ट्रायल्स के लिए काफी मिकदार मौजूद हो। फिर आता है एनिमल सेफ्टी स्टडीज। हम एनिमल जैसे रोडेंट्स या नॉन रोडेंट्स पर ड्रग टेस्ट करते हैं ताकि टॉक्सिसिटी और कार्सिनोजेनेसिटी चेक कर सकें। फिर होता है ड्रग फॉर्मुलेशन एंड डिलीवरी। हम डिसाइड करते हैं कि ड्रग को बॉडी में कैसे भेजना है, टेबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन की फॉर्म में। फिर है हमारे पास डोज रेंजिंग स्टडीज। एनिमल्स को अलग अलग मिकदार दी जाती है ताकि ये पता चल सके कि इफेक्टिव डोज कितनी और टॉक्सिक डोज कहाँ से शुरू होती है। और इन स्टडीज से हमें प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि बॉडी ड्रग को कैसे मेटाबोलाइज करती है या फिर कैसे एलिमिनेट करती है। तो ये सारे आ जाती हैं हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स में। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, जो कि हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। जब एक ड्रग लैब और एनिमल टेस्टिंग से क्लियर हो जाती है तो उसे ह्यूमंस पर टेस्ट किया जाता है। इसके टोटल 5 फेजेस होते हैं। फेज 0 जिसको हम माइक्रोडोजिंग भी कहते हैं, ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज है। इसमें बहुत ही कम लोगों को ड्रग की बहुत छोटी सी डोज दी जाती है। हमारा मकसद सिर्फ ये चेक करना होता है क्या ये ड्रग ह्यूमन बॉडी में वैसा ही बिहेव कर रही है जैसा हमने एंटिसिपेट किया था। फेज 1 जिसको सेफ्टी फर्स्ट भी कहा जाता है, यहाँ हम 20 से 80 हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं। इस फेज में गोल असर चेक करना होता है, बल्कि सेफ्टी और टॉलरेटेबिलिटी चेक करना होता है। हम देखते हैं कि बॉडी कितनी डोज बर्दाश्त कर सकती है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। फेज 2 जिसको एफिकेसी चेक भी बोला जाता है, इस फेज में वॉलंटियर्स की तादाद 20 से 300 तक बढ़ जाती है। यहाँ हम पहली बार चेक करते हैं कि क्या ये ड्रग वाकई उस बीमार पर असर कर रही है या अपनी एक्टिविटी दिखा रही है। इसके साथ साथ सेफ्टी मॉनिटरिंग भी की जा रही होती है। फिर आता है फेज 3 जिसको फाइनल टेस्ट भी बोला जाता है। ये सबसे बड़ा स्टेज है जहां हजारों पेशेंट्स पर टेस्ट किया जाता है। ये रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं जहां हम अपनी ड्रग को पुराने स्टैंडर्ड मेडिसिन से कंपेयर करते हैं। अगर ये फेजेस कामयाब हो जाए तो सारी रिपोर्ट्स एफडीए को अप्रूवल के लिए भेज दी जाती हैं। फिर आता है फेज 4 जो कि होता है पोस्ट मार्केट सर्विलेंस। जब ड्रग मार्केट में आ जाती है और आम लोग यूज करते हैं तब भी मॉनिटरिंग खत्म नहीं होती। कंपनीज मॉनिटर करती रहती हैं कि क्या लॉन्ग टर्म यूज से कोई रेयर साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे। याद रखें ये फेज 3 सबसे मुश्किल फिल्टर है। अब हमने ये तो समझ लिया कि लीड क्या होता है, लेकिन सवाल ये है कि ये मिलती कैसे हैं। लीड डिस्कवरी के कई तरीके हैं और अक्सर ये सब एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो पहला हमारे पास आ जाता है द सेरेंडिपिटस पाथवे, जिसको हम लकी एक्सीडेंट्स भी कहते हैं। शायद आपको सुनकर हैरत हो, लेकिन मार्केट में मौजूद 100 ड्रग्स ऐसे हैं जो किसी ने प्लान करके डिस्कवर नहीं किए थे, बल्कि वो सेरेंडिपिटी यानी लकी एक्सीडेंट से मिले। रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट ने कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस किए और वहां से एक नई ड्रग का आइडिया मिला। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पेंसिलियम है जो इत्तेफाक से डिस्कवर हुई थी एक फंगस से। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है द स्क्रीनिंग पाथवे जिसको सिस्टमेटिक सर्च भी बोला जाता है। ये एक रैंडम स्क्रीनिंग होती है जो कि फार्मास्यूटिकल रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसमें हम हजारों मॉलिक्यूल्स को स्क्रीन करते हैं इस उम्मीद में कि कोई एक मॉलिक्यूल स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाए। आजकल ये काम हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग के जरिए होता है, यानी रोबोटिक्स और ऑटोमाइज्ड और ऑटोमेटेड सिस्टम्स की मदद से लाखों कंपाउंड्स को कम वक्त में टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं उन तरीकों की जहां साइंस और लॉजिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो पहला है द केमिकल मॉडिफिकेशन पाथवे। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है। इसमें हम किसी पहले से मालूम जो कि नॉन एक्टिव कंपाउंड को लेते हैं और उसमें थोड़ी सी केमिकल चेंजेस करते हैं। मकसद ये होता है कि उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बेहतर हो जाए लेकिन उसका बेसिक केमिकल बैकबोन ना बदले। हम कोशिश करते हैं कि मॉलिक्यूल को सिंथेटिक तौर पर बनाना आसान हो और असूलन हम पुराने कंपाउंड्स को ज्यादा मॉडिफाई नहीं करते।
सिर्फ बेहतर बनाते हैं। दूसरा हमारे पास है द रेशनल पाथवे, जिसे टारगेट बेस्ड डिजाइन भी कहा जाता है। ये मॉडर्न अप्रोच है। इसमें हम पहले से वैलिडेटेड लॉजिकल टारगेट को जानते हैं और उसकी स्ट्रक्चर की स्पेसिफिटी का फायदा उठाते हैं। हम ऐसा ड्रग कैंडिडेट आइडेंटिफाई करते हैं जो उस टारगेट के साथ परफेक्टली फिट हो और डिजायर्ड लॉजिकल रिस्पॉन्स ट्रिगर करे। आजकल जिनोमिक्स की वजह से हमें ये पता होता है कि कौन सा जीन किस डिजीज से लिंक्ड है, और इसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम रेशनल ड्रग डिजाइन के जरिए नए कैंडिडेट्स बनाते हैं। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में सार, जो कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप है, इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बदलने से उसकी एक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है। रेशनल डिजाइन में हम इसी रिलेशनशिप को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि ड्रग ज्यादा इफेक्टिव और कम टॉक्सिक हो। अब हमने स्टेजेस तो समझ लिए, लेकिन ये सब इतनी तेजी से कैसे होता है? इसके पीछे है एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे इंपॉर्टेंट है जिनोमिक्स। जिनोमिक्स क्या है? आसान अल्फाज में किसी भी ऑर्गेनिज्म या इंसान की पूरी जेनेटिक मेकअप या डीएनए कंप्लीमेंट की स्टडी को हम जिनोमिक्स कहते हैं। साइंटिस्ट ने पूरे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस और एनालाइज इसलिए किया ताकि डिजीज एसोसिएटेड जीन्स, वो जीन जो बीमारी की वजह बनते हैं, उनको तेजी से पहचान सकें। जब हमें जीन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को प्री वैलिडेटेड टारगेट्स मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें पहले से पता होता है कि किस जीन को हिट करके ड्रग अपना काम करेगी। जीनोमिक्स के बाद अगली बारी है प्रोटियोमिक्स की। अगर जीनोमिक्स हमारे जिस्म का ब्लूप्रिंट है, तो प्रोटियोमिक्स वो एक्शन है जो असल में जिस्म में हो रहा है। प्रोटियोमिक्स बेसिकली है क्या? ये बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर प्रोटीन्स की सिस्टमेटिक और हाई थ्रूपुट सेपरेशन और स्टडी का नाम है। याद रखें कि ज्यादातर बीमारियों का असर प्रोटीन लेवल पर ही जाहिर होता है, और तकरीबन सारी ड्रग्स भी प्रोटीन पर ही एक्ट करती हैं। इसलिए प्रोटीन को समझना ड्रग डिस्कवरी के लिए सबसे जरूरी है। आजकल प्रोटियोमिक्स का रोल बहुत बढ़ गया है, चाहे वो डायग्नोस्टिक टारगेट्स डिस्कवरी हो, टारगेट वैलिडेशन हो, या लीड कंपाउंड्स पहचानने हो। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ड्रग के मोड ऑफ एक्शन, टॉक्सिकोलॉजी और केमिकल डेवलपमेंट को बेहतर तौर पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हमारी अगली इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। जब हम जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास इतने ज़्यादा डाटा जमा हो जाता है कि उसे मैनुअली हैंडल करना मुमकिन नहीं होता। यहाँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स का काम आता है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या? आसान अल्फाज में ये बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें हम कंप्यूटेशनल टूल्स यूज करते हैं ताकि बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज कर सकें। बायो इन्फॉर्मेटिक्स और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की मदद से हमें टारगेट आइडेंटिफिकेशन और लीड ऑप्टिमाइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है। ये टूल्स हमें बताते हैं मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट बाइंडिंग कैसे करेगा, यानी ड्रग और टारगेट का आपसी बॉन्ड कितना मजबूत होगा। आजकल ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ये हमें फंक्शनल प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन देती हैं। हम डेटाबेसेस और एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट से डेटा माइन करते हैं ताकि रिजल्ट्स को पहले से प्रेडिक्ट किया जा सके। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बगैर मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी अधूरी है। इसकी मदद से हम इन सिलिको स्क्रीनिंग करते हैं, यानी लैब में जाने से पहले ही कंप्यूटर पर लाखों कंपाउंड टेस्ट कर लेते हैं, जिससे टाइम और रिसोर्सेज दोनों की बहुत बचत होती है। अब हम बात करते हैं कम्बिनेशनल केमिस्ट्री की। ड्रग डिस्कवरी में बहुत सारे डिसिप्लिन अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन कम्बिनेशनल केमिस्ट्री का रोल सेंट्रल है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को मैस लेवल पर क्रिएट और प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। ये टेक्नोलॉजी ड्रग डेवलपमेंट की हर स्टेज पर एक्टिव रहती है, चाहे वो केमिकल्स की शुरुआती सिंथेसिस हो या उनकी बल्क प्रोडक्शन। इसकी खासियत ये है कि ये एक स्कैफोल्ड से हजारों एनालॉग्स तैयार कर सकती है। ये सारा काम मैनुअल नहीं होता। एनालॉग्स को सिंथेसाइज करने के लिए एडवांस रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन हजारों कंपाउंड्स को कम्बिनेशनल लाइब्रेरीज में रखा जाता है। इन लाइब्रेरीज में बहुत सारे वेल्स होते हैं और हर वेल में दर्जनों कंपाउंड्स का सोल्यूशन मौजूद होता है। और इसमें अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी होती है, तो इस मेथड से शुरुआत में सिर्फ कुछ मिलीग्राम कंपाउंड ही मिलते हैं, जो प्राइमरी बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग के लिए काफी होते हैं। फायदा ये है कि जितनी बड़ी और डाइवर्स लाइब्रेरी होगी, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि हमें कोई नया और काम का थेरेप्यूटिक कंपाउंड मिल जाए। तो इसकी बात ऐसे ही है जैसे आप एक बेस रेसिपी से हजारों अलग फ्लेवर्स तैयार कर लेते हैं ताकि बेस्ट फ्लेवर ढूंढा जा सके। अब हम बात करते हैं हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग की। ये एक ऐसा अप्रोच है जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, क्योंकि ये ड्रग डिस्कवरी को बहुत फास्ट बना देता है। तो हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग है क्या? एचटीएस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बहुत बड़ी तादाद में पोटेंशियल इफेक्टर्स को टारगेट के खिलाफ टेस्ट करते हैं। इस टेक्निक से हम कम्बिनेशनल केमिस्ट्री, जीनोमिक्स, प्रोटीन्स और पेप्टाइड लाइब्रेरीज की स्क्रीनिंग के लिए अप्लाई करते हैं। इसका असली गोल ड्रग डिस्कवरी के प्रोसेस को एक्सेलरेट करना है। इसके जरिए हम ऐसी लाइब्रेरीज को स्क्रीन करते हैं जिनमें सैकड़ों या हजारों कंपाउंड्स
कंपाउंड्स होते हैं। इसकी रफ्तार का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि HTS के जरिए हम 20,000 कंपाउंड्स पर वीक से भी ज्यादा रेट पर पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट्स को टेस्ट कर सकते हैं। HTS के बगैर मॉडर्न डिस्कवरी नामुमकिन होती। ये टेक्नोलॉजी रोबोटिक सिस्टम यूज करती है ताकि ह्यूमन एरर कम हो और हम कम से कम वक्त में हिट्स ढूंढ सकें। टारगेट वैलिडेशन को मजीद एक्यूरेट बनाने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे हमें ह्यूमन डिजीजेस को बेहतर समझने में मदद मिलती है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं क्या? ये वो जानवर होते हैं जिनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर को ह्यूमन इंटरवेंशन के जरिए तब्दील किया जाता है। इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए का इस्तेमाल होता है और रिकम्बिनेंट डीएनए जब आप दो ऑर्गेनिज्म से डीएनए को लेके आपस में जोड़ते हैं तो उसको कहा जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए। इन एनिमल्स के जीनोम में एक फॉरेन जीन होता है जो कि डेलिबरेटली इंसर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस को ट्रांसजेनेसिस कहते हैं, जहां जीन्स की मिक्सिंग होती है। इन फॉरेन जीन्स को एनिमल की जर्म लाइन में इंसर्ट किया जाता है ताकि उनकी अगली नस्लों में भी ट्रांसफर हो सके। इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमें ऐसी फिशेस, लाइव स्टॉक और दूसरे एनिमल्स डेवलप किए हैं जिनकी ट्रांसजेनिक प्रोफाइल्स इंसानियत के लिए बहुत यूजफुल साबित हो रही हैं। अब सवाल यह है कि एक ट्रांसजेनिक एनिमल बनता कैसे है? इसके दो मेन स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसजीन। सबसे पहले हमें वो जेनेटिक मटेरियल तैयार करना होता है जिसे हम एनिमल में इंसर्ट करेंगे। इसे हम ट्रांसजीन कहते हैं और इसकी तीन जरूरी पार्ट्स होते हैं जिनके बगैर ये फंक्शन नहीं कर सकता। तो पहला है प्रमोटर। ये डिसाइड करता है कि जीन जिस्म में कहां और कब ऑन होगा। दूसरा है जीन टू बी एक्सप्रेस्ड। ये वो असली प्रोटीन या फीचर है जो हम एनिमल में देखना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंसेस। ये जेनेटिक कोड को स्टॉप करने का सिग्नल देते हैं। दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू द एनिमल। जब ट्रांसजीन तैयार हो जाता है तो उसे एनिमल के सेल में भेजने के दो तरीके हैं। पहला है प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन मेथड। इसमें एक बहुत ही बारीक निडल के जरिए डीएनए को डायरेक्टली फर्टिलाइज एग के न्यूक्लियस में इंजेक्ट किया जाता है। दूसरा है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड। इसमें हम स्टेम सेल्स को लैब में मॉडिफाई करते हैं और फिर उन्हें एम्ब्रियो में वापस डाल देते हैं। इन मेथड्स की वजह से हम डिजीज मॉडल्स बना सकते हैं जो बिल्कुल इंसानी बीमारियों की तरह बिहेव करते हैं। इससे ड्रग टेस्टिंग बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। तो यहाँ पे आप कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स भी देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी लैब में इस्तेमाल हो रहे हैं और ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आज हमने ड्रग डिस्कवरी के पूरे सफर को डिटेल में समझा। एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। हमें शुरुआत की टारगेट वैलिडेशन से, जहां हमने कंफर्म किया कि हमारा बायोलॉजिकल टारगेट सही है या नहीं। फिर हमने लीड डिस्कवरी और ऑप्टिमाइजेशन के जरिए एक रफ मॉलिक्यूल को एक पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट में तब्दील किया। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस ने हमें बताया कि सेफ्टी और एफिकेसी सबसे जरूरी हैं। पहले एनिमल्स पर, फिर ह्यूमन वॉलंटियर्स पर। हमने एडवांस टेक्नोलॉजीज की बात की जैसे जिनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करती हैं। और आखिर में हमने कम्बिनेशनल केमिस्ट्री और ट्रांसजेनिक एनिमल्स के रोल को देखा जो मॉडर्न साइंस की वो टूल्स हैं जिनसे डिस्कवरी की रफ्तार और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एक नए ड्रग को मार्केट में लाने के लिए अक्सर 10 से 12 साल और बिलियन ऑफ डॉलर लगते हैं, लेकिन ये मेहनत इसलिए जरूरी है ताकि पेशेंट्स तक सिर्फ बेहतरीन और सेफेस्ट इलाज पहुंच सके। तो उम्मीद है ड्रग डिस्कवरी का ये लेक्चर आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मजीद डिटेल चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।